जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपका नेक्स्ट वीडियो है अध्याय 2 में पार्ट 4 या 4 नंबर बोल सकते हैं। इससे पहले हमने एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति और भील जनजाति के बारे में पढ़ा था। 3 पार्ट हो गए थे और इस अध्याय का अंतिम पार्ट है गोंड जनजाति। ये भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है परिचय की। तो गोंड जनजाति की अगर हम बात करें तो गोंड जनजाति विश्व की बड़ी जनजाति समूहों में से एक मानी जाती है कि भारत ही नहीं, विश्व के जो बड़ी जनजातीय समूह आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से बात करें उनमें से गोंड जनजाति प्रमुख स्थान रखती है। गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है जिसका अर्थ है पहाड़ी, अर्थात ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं इसलिए इनको पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी कहते हैं। तो गोंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? खोंडा शब्द से हुई है जिसका अर्थ है पहाड़ी। इनको कोयटूर व कोल नामों से भी जाना जाता है। गोंड जनजाति के लोगों को कोयटूर व कोल नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात आती है शारीरिक संरचना की। शारीरिक संरचना की अगर हम बात करें तो इनका कद नाटा होता है या मध्यम आकार का होता है। इनका रंग काला होता है, बाल काले होते हैं, शरीर सुगठित और सुडौल होता है। इस प्रकार की शारीरिक संरचना इन लोगों में देखने को मिलती है। निवास क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो गोंड जनजाति मुख्यतः मध्य भारत के उष्ण मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में निवास करती है। मुख्यतः ये पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इनके जो क्षेत्र है उनमें अगर हम बात करें तो सतपुड़ा पर्वत, मेकाल, गडजात पहाड़ी, बस्तर का पठार, आदि क्षेत्रों में ये लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं। तो भारत के मध्यवर्ती भागों में सतपुड़ा पर्वत, मेकाल पहाड़ी क्षेत्र, गडजात की पहाड़ी क्षेत्र और बस्तर के पठारी क्षेत्रों में ये लोग मुख्यतः निवास करते हैं। भारत के राज्यों की बात करें तो ये क्षेत्र कहां कहां आते हैं तो उसकी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कि भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और असम इन राज्यों में मुख्यतः गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। इसके अलावा एक राज्य और रह गया झारखंड। कि भारत में गोंड जनजाति के लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, असम और झारखंड राज्य में निवास करते हैं। विशेषकर सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, मेकाल पर्वतीय क्षेत्र, गडजात पहाड़ी क्षेत्र, बस्तर का पठार आदि क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं। भारत के मानचित्र की अगर हम बात करें तो भारत के मानचित्र में कहां पर ये लोग रहते हैं तो इनके निवास क्षेत्रों को हम दर्शाते हैं। भारत के मानचित्र में ये वाला जो इलाका है, मध्यवर्ती भारत का जो ये इलाका है, इस इलाके में गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, असम और झारखंड के इलाके प्रमुख रूप से आते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है प्राकृतिक वातावरण की कि ये लोग जहां निवास करते हैं वहां का प्राकृतिक वातावरण किस प्रकार का पाया जाता है। गोंड जनजाति के लोग जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं वहां की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की है। यहाँ पर वर्षा का औसत 120 से 160 सेंटीमीटर तक होता है। वर्षा मानसूनी प्रकार की होती है।
और मानसूनी वर्षा होने के कारण यहाँ पर घने सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वनों में मुख्यतः मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिनमें साल है, सागवान है, शीशम है, महुआ है, आम है। जो वन क्षेत्र भील जनजाति में हमने पढ़े थे, उसी प्रकार के मानसूनी वन इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये घने सघन दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ पहाड़ी इलाके हैं तो उबड़ खाबड़ धरातल यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा इन जंगलों में अनेक प्रकार के जंगली जीव भी पाए जाते हैं, जिनका ये लोग शिकार भी करते हैं, जिनसे अपना जीवन यापन ये लोग करते हैं। इस प्रकार का प्राकृतिक वातावरण यहाँ के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात आती है आर्थिक क्रियाकलापों की बात करते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलापों में हम पढ़ेंगे इनके जो आर्थिक क्रियाएं वो किस पे निर्भर है। तो मुख्यतः गौड़ जनजाति की आर्थिक क्रियाएं आखेट, खाद्य संग्रहण, कृषि, पशुपालन एवं मछली पकड़ना आदि पे निर्भर है कि लोगों की आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है। आखेट, खाद्य संग्रहण, कृषि, पशुपालन और मछली पकड़ना इनकी आर्थिक क्रियाएं हैं। आखेट में इन क्षेत्रों में रहने वाली जीव जंतुओं का ये लोग शिकार करते हैं। साथ ही जो महिलाएं होती है वो क्या करती है, जंगलों से कंदमूल, फल, शहद आदि एकत्रित करने का कार्य भी करती है। वर्तमान समय में गौड़ जनजाति के क्षेत्रों में भी सरकार के द्वारा आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके कारण अधिकांश गौड़ जनजाति के जो लोग हैं वो कौन सा कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। इनके द्वारा जो की जाने वाली कृषि आदिम प्रकार की, उसको दिप्पा और पेंडा कहा जाता है। इनके द्वारा की जाने वाली जो आदिम कृषि है उसको क्या कहा जाता है, दिप्पा और पेंडा कहा जाता है। ये भी झूमिंग कृषि का ही एक रूप है और उसी प्रकार की क्रिया जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली जो झूमिंग कृषि थी, जिसमें जंगलों को काटकर जलाकर साफ कर दिया जाता है और बीज बोकर कृषि कार्य किए जाते हैं और फिर स्थान बदल बदल कर कृषि की जाती है, जो पिछले अध्याय में मैंने बता दिया था। इस कृषि को क्या कहते हैं, दिप्पा और पेंडा कहते हैं। इनमें पशुपालन कार्य भी किया जाता है। गौड़ जनजाति में रावत वर्ग, अलग अलग वर्ग होते हैं, गोत्र के लोग होते हैं। तो रावत वर्ग के जो लोग होते हैं वो पशुपालन का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये लोग तालाबों आदि से मछलियां पकड़ने का कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट आता है भोजन। कोद्दू व कुटकी इनके प्रमुख भोजन होते हैं। इसके अलावा चावल उत्सव और त्योहार पर भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चावल के साथ मांस का भोजन ये मुख्य रूप से करते हैं। वर्तमान समय में गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, इस प्रकार का भोजन भी लोग करने लग गए हैं। बात आती है वस्त्रों की। तो वस्त्रों में विशेषकर जो पुरुष होते हैं वो मुख्यतः सूती वस्त्र पहनते हैं, जिनमें धोती, कुर्ता, साफा आदि का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और वर्तमान समय में आधुनिक समाज के संपर्क के साथ साथ पैंट शर्ट आदि का उपयोग भी ये लोग करने लगे हैं। स्त्रियों में घाघरा है, लुगड़ी है, कांचली है आदि जिस प्रकार के वस्त्र हमने भील जनजाति में पढ़े थे, उसी प्रकार के वस्त्र इन लोगों में देखने को मिलते हैं। और वह आधुनिक समाज के संपर्क के साथ साथ स्त्रियां जो है वो साड़ी है, सलवार सूट है आदि का इस्तेमाल भी वस्त्रों में करने लग गई है। वस्त्रों के साथ साथ ये चूड़ियां लाख और कांच की बनी हुई चूड़ियों का इस्तेमाल भी करती है और बांस के बने हुए कंगों का ये लोग भी इस्तेमाल करते हैं। और शरीर पर गोदने भी गुदवाने का करते हैं ये लोग, कि स्त्रियां जो है वो विशेषकर शरीर पर गोदने गुदवाती हैं। निवास गृह की अगर हम बात करें तो इनके जो निवास होते हैं वो मुख्यतः घास फूस, पत्थर, गोबर आदि के द्वारा बनाए जाते हैं। विशेषकर ये अलग अलग छोटे छोटे गांव में झोपड़ियां बनाकर निवास करते हैं। तो इनकी जो झोपड़ियां होती है वो घास फूस, लकड़ी, टहनियों आदि के द्वारा बनाई जाती है। और जो इनके द्वारा बनाई गई झोपड़ियां होती हैं, उन झोपड़ियों में अलग अलग निवास गृह बनाए जाते हैं, जिनमें रसोई अलग से होती है, सोने के लिए कक्ष अलग से बनाया जाता है, पशुओं को रखने के लिए अलग से बाड़े बनाई जाती है। इसके अलावा अनाज का भंडारण करने के लिए अलग से कक्ष बनाया जाता है और बाहर एक बरामदा भी रखा जाता है। इस प्रकार के इनके निवास गृह होते हैं। और वर्तमान समय में धीरे धीरे ये आधुनिक समाज के साथ जैसे जैसे संपर्क में आ रहे हैं और सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ उठाकर ये लोग पक्के मकान भी बनाने लग गए। औजार व बर्तन की बात करें तो मुख्यतः ये लोग फावड़े, कुल्हाड़ी, तीर कमान, भाले,
चाकू आदि हथियार व उपकरणों का या औजारों का उपयोग मुख्य रूप से करते हैं। कृषि कार्य के लिए विशेषकर स्थानांतरित प्रकार की जो कृषि होती है उसमें फावड़े, कुल्हाड़ी आदि के द्वारा ये लोग कृषि कार्य करते हैं। तीर कमान, भाले, चाकू आदि का उपयोग ये लोग शिकार करने के लिए करते हैं। ये लोग मुख्यतः मिट्टी और लकड़ी के बनाए हुए कुछ विशेष प्रकार के बर्तन है या उपकरण काम में लेते हैं, जिनमें लोग ये अपनी वस्तुएं संग्रहित करके रखते हैं। और साथ ही आधुनिक समाज के साथ जुड़ने के कारण धीरे धीरे स्टील है, एल्यूमिनियम है, तांबे है आदि के बर्तनों का ये लोग इस्तेमाल करने लग गए हैं। अब बात आती है नेक्स्ट समाज और संस्कृति की। तो समाज और संस्कृति में हम बात करते हैं, इनका समाज भी पितृसत्तात्मक होता है। पिता परिवार का मुखिया होता है। परिवार के सभी जो निर्णय है वो पिता के द्वारा लिए जाते हैं और पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का जो बंटवारा है वो उसके पुत्रों में किया जाता है। ये लोग अलग अलग गांवों में या छोटे छोटे गांवों में निवास करते हैं। जिनको पल्ली या नंगले कहा जाता है। इनके छोटे छोटे गांवों को पल्ली या नंगले कहा जाता है। गांव का जो मुखिया होता है, गांव के मुखिया को पटेल कहा जाता है। गांव में जो चौकीदार होता है उसको कोतवाल कहा जाता है तथा पूजा पाठ करने वाले पुजारी को देवारी कहा जाता है। तो इनमें छोटे छोटे गांव होते हैं, उन छोटे छोटे गांवों को पल्ली या नंगले कहा जाता है। हर गांव में एक मुखिया होता है जिसको पटेल कहा जाता है, गांव के चौकीदार को कोतवाल कहा जाता है और पुजारी को देवारी कहा जाता है। इनमें भी भील जनजाति की तरह अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित है। इन विवाहों में सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह और विधवा विवाह, ये इनमें विवाह के रूप है। जिनमें विवाह के जो प्रकार है उनमें सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह आदि प्रमुख रूप से इन लोगों में होते हैं। नाच गाने के साथ और गीतों के साथ ये उत्सव और त्योहार भी मनाते हैं। जब उत्सव और त्योहार आते हैं तो उनमें विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, चावल है, मांस है, इस प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और ये लोग नाच गाने और गीतों का आनंद भी प्रमुख रूप से लेते हैं। विशेषकर पूर्णिमा की जब रात आती है, पूर्णिमा की रात को ये लोग नाचने गाने का विशेष रूप से आनंद लेते हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष एक साथ नाचते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बड़ा देव, शंभू महादेव इनके प्रमुख देवता हैं जिनकी ये लोग पूजा करते हैं। इसके अलावा शीतला माता, छोटी माता आदि की भी ये लोग पूजा करते हैं। कि विशेषकर ये लोग बड़ा देव है, शंभू महादेव है, शीतला माता है, छोटी माता है आदि की पूजा करते हैं। इनको ये लोग मानते हैं। ये लोग विशेष रूप से हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। हिंदू जो रीति रिवाज होते हैं उन्हीं रीति रिवाजों के अनुसार अपने क्रियाएं करते हैं। पूजा पाठ वगैरह जो भी क्रियाएं होती है वो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार इनकी क्रियाएं होती है। इस प्रकार का समाज और संस्कृति इन लोगों में विशेष रूप से देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट आता है आधुनिक समाज से संपर्क। आधुनिक समाज से संपर्क से पहले छोटी सी बात यहाँ बोल गया, ये लोग जादू टोना, भूत प्रेत आदि में भी काफी विश्वास करते हैं और विशेषकर इन कारणों की वजह से ये लोग पशु बलियां भी देते हैं, पशुओं की बलि भी देते हैं। इसके अलावा जब ये लोग नए मकान बनाते हैं अपने, तो उस मकान का निर्माण करने से पहले वहां पर मुर्गे और बतख की बलि भी देते हैं। इस प्रकार की प्रथाएं भी लोगों में प्रचलित है। आधुनिक समाज की बात करें तो भील जनजाति मैंने पढ़ा था, लगभग वही यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि पहले प्राचीन काल की अगर बात करें तो ये घने जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते थे। धीरे धीरे
ये जहाँ पे निवास कर रहे हैं उनके आसपास वाले इलाकों में औद्योगिक और नगरीकरण होने के कारण ये धीरे धीरे नगरों में मजदूरों के रूप में और औद्योगिक कामगारों के रूप में भी कार्य करने लग गए हैं, जिससे इनकी जीवन शैली में काफी परिवर्तन आने लग गया है। ये लोग पक्के मकान बनाकर रहने लगे हैं। पहनावे में काफी परिवर्तन आया है। पुरुष पैंट शर्ट वगैरह पहनने लगे हैं, स्त्रियां साड़ी है, ठीक है, इसके अलावा सलवार सूट वगैरह आदि का उपयोग करने लग गई है। इसके अलावा आधुनिक प्रकार के जो औजार हथियार है, बर्तन है, उपकरण है आदि का उपयोग ये लोग करने लगे हैं। तो और साथ ही शिक्षा के साथ भी ये धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं और भारत सरकार के द्वारा शिक्षा के साथ इनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों में एक कबाड़ी प्रथा पाई जाती है। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, कबाड़ी प्रथा क्या है या कौन सी जनजाति में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे इसकी चर्चा कर लेते एक बार। कबाड़ी प्रथा से मतलब है कि इन लोगों में कई बार ये लोग सेठ साहूकार या जमींदार से कर्जा ले लेते हैं और वो कर्जा अगर नहीं चुका पाते हैं तो ऋण के रूप में इनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या करते हैं, उनके दास बने हुए रहते हैं और उनके यहाँ पे काम करना पड़ता है। इस प्रकार की जो दास प्रथा है उसको यहाँ पे कबाड़ी प्रथा कहा जाता है। भारत सरकार के द्वारा वर्तमान समय में यहाँ पर कबाड़ी प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और धीरे धीरे ये वर्तमान समय में शिक्षा के साथ जुड़ रहे हैं और आधुनिक समाज के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे इनका विकास हो रहा है। धन्यवाद।